गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके सामने है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई कैपिटल V इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन चार्ज Q, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और इसका यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन अदर वर्ड में सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वोल्टेज करके वर्ड, ठीक है, उस वोल्टेज को अपन पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज है। क्लियर? अब ये जो वोल्ट है किसका इक्विवेलेंट है? जूल पर कूलम का, ठीक है। ये देखो V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, ठीक है। तो जूल पर कूलम को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्लियर? अब ये जो आपके सामने दिख रहा है खतरनाक साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, इसका जो लॉ है उसको अपन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में हर जगह इस लॉ का यूज होता है, ठीक। तो इन्होंने अपना जो लॉ है वो कब दिया था? 1827। बहुत ही पुरानी लॉ है और फेमस। तो क्या था इनका स्टेटमेंट, एक बार रीड करते हैं। ओम्स लॉ, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। देखते हैं क्या। इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। अब फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई अपन वायर ले रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर जो ले रहे हैं वो वायर का लेंथ चेंज ना हो, मतलब एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब जिस जगह पे अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस है, एक टाइम पे 50 हो गया, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज में दूसरी बात क्या है? लेंथ या फिर थिकनेस चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस वायर को अपन स्ट्रेच कर दिए तो गलत हो जाएगा, उसमें फॉलो नहीं होगा ये लॉ। और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ का कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये सब कंडीशन अगर फॉलो होता है, इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर, ठीक है, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। मतलब जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या फिर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज का, ठीक है। किसी भी कंडक्टिंग वायर से जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब मान के चलिए उतना ही अपन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा, जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। क्लियर? तो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये स्टेटमेंट का जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है वो, ठीक। अब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे? कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको कई बार बता चुका हूँ। प्रोपोर्शनल और इक्वल सेम नहीं होता। V इज इक्वल टू R मतलब एग्जैक्ट दोनों इक्वल है, एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या समझ रहे हैं? I इंक्रीज हो रहा है, V इंक्रीज हो रहा है, या फिर V इंक्रीज हो रहा है तो I इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। क्लियर? हाँ, तो यहाँ से पोटेंशियल इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज होने से पोटेंशियल इंक्रीज। अब दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, ये कांस्टेंट R, ठीक। अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। अब इसी जो कांस्टेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनली ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, RI को अपन IR भी बोल सकते हैं। R इज रेजिस्टेंस, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को अपन वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, एंड I इज अ करंट। अब उसको प्रैक्टिकली अपन डेली लाइफ में कहाँ पे देखते हैं? तो एक सर्किट से इसको समझते हैं। जैसे देखो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे हमने क्या किया? एक बल्ब लिया, ठीक है, बल्ब को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया स्विच के थ्रू, ठीक, और साथ ही साथ एक रेगुलेटर लिया। रेगुलेटर आप सभी लोग जानते होंगे, जिससे अपन फैन का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको अपन रियस्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रियस्टेट आपको लैब में मैं दिखाऊंगा रियस्टेट कैसा होता है। मान के चलिए वो रेगुलेटर की तरह ही काम करता है। अब उसके बाद करंट को मेज़र करने के लिए अपन सीरीज़ में क्या लगा देते हैं? अमीटर, ठीक है।
करंट को मेज़र करने के लिए जो अपन डिवाइस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अमीटर। फिर उसके बाद पैरेलल में अपन क्या लगा देंगे वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर। क्लियर है? मतलब रीडिंग कैसे पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है या फिर कितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर और करंट मेज़र करने के लिए अमीटर। अब देखो अपन क्या काम करते हैं डेली लाइफ में भी अपने को देखने को मिलता है, रेगुलेटर को अपन क्या करते हैं ऐसा घुमाते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटर को घुमाने से क्या होता है, फैन की जगह पे अपन इस बार क्या लिए लाइट, तो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो यहीं से समझ के चलिए कि जो अपन रेगुलेटर से यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या चीज़ को चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज को। बैटरी का वोल्टेज फिक्स रहता है, उस बैटरी के वोल्टेज को कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं रेगुलेटर से, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं बैटरी से फिक्स वोल्टेज मिल रहा है, उस वोल्टेज का कुछ परसेंटेज जो है रेगुलेटर खा जाता है, और जो बचा हुआ वोल्टेज वो किसको मिलता है, बल्ब को। तो बल्ब के लिए जो वोल्टेज मिला वो तो वेरिएबल ही हुआ ना, ठीक है। तो मान के चलिए अपन वोल्टेज को वेरी करा रहे हैं, तो वोल्टेज को वेरी कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग करंट भी क्या होगा, वेरी करेगा, और कम करंट फ्लो होगा। ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो ज़्यादा करंट, कम वोल्टेज रहेगा तो कम करंट। आप घरों में भी देखे होंगे ये टंगस्टन वाला जो बल्ब है, आजकल तो यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले के ज़माने में जो टंगस्टन वाला बल्ब यूज़ होता था, या फिर अभी भी कई घरों में रहता है टंगस्टन वाला, वोल्टेज कम रहता है तो उसका इंटेंसिटी भी कम रहता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, करंट कम फ्लो होता है, ठीक है। और अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा, मतलब करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ओम्स लॉ को। क्लियर? अच्छा, मैं आपको ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये चीज़ बता देता हूँ। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज, किसका अपोज करता है, करंट का, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जो है मटेरियल का ही प्रॉपर्टी है। दुनिया का हर एक मटेरियल का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर का एक रेजिस्टेंस होता है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आयरन का रेजिस्टेंस होता है, अपने बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, प्लास्टिक का रेजिस्टेंस होता है, रबर का रेजिस्टेंस होता है। मतलब दुनिया के हर एक मटेरियल का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम। अब रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उसमें से करंट कम फ्लो होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। जैसे कि कंडक्टर मतलब जिसमें करंट फ्लो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम रहता है, ठीक है। अब इंसुलेटर जैसे रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है, तो ये सब क्या है, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है, ठीक है, इसमें से कम करंट फ्लो होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक ही मटेरियल का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो हमने एक वायर लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम का ही वायर है, तो एल्यूमिनियम का वायर हमने कितना लिया, 1 मीटर लिया। अब अपन जो एल्यूमिनियम का वायर है उसका लेंथ को बढ़ा दिए, मतलब एक दूसरा वायर लिए एल्यूमिनियम का ही, जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर। तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। मटेरियल देखो सेम था लेकिन लेंथ अलग अलग हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। मतलब रेजिस्टेंस केवल मटेरियल पे बस डिपेंड नहीं करता, मटेरियल के साथ साथ मटेरियल के लेंथ, उसका जो थिकनेस है वो, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर, और साथ ही साथ खुद मटेरियल पे भी। आई बात समझ में? इसको अपन आगे और देखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं घर में बल्ब, फैन, टीवी, कूलर, तो ये क्या है, लोड है, एक तरह से लोड है, मतलब रेजिस्टेंस ही है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का काम ही होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना। आई बात समझ में? मतलब रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, ठीक है, और करंट जो है वोल्टेज के चलते जाता है। मतलब दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, किसमें किसमें, करंट और रेजिस्टेंस में। और दोनों में जब लड़ाई झगड़ा होता है, कॉलिजन होता है, ठीक है। करंट मतलब फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। अब वो जो चार्जेस है उस मटेरियल के अदर जो पार्टिकल हैं, आयन्स हैं, उससे कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और इस तरह से किसी भी वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक। अब आप मेरे को ये बताइए कि अपना जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो आपको ग्राफ भी बनाना रहता है। देखिए ग्राफ, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, ठीक है।
ये देखिए यहाँ ग्राफ से भी इसी को समझ सकते हैं। करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है वोल्टेज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो वोल्टेज इतना है और करंट इतना है, ठीक। थोड़ा आगे करंट को थोड़ा सा बढ़ा दिए, यहाँ पहुँच गए तो वोल्टेज भी देखो यहाँ पे पहुँच गया। फिर से करंट थोड़ा सा और बढ़ा इतना में, ठीक है, तो वोल्टेज भी इतना बढ़ गया। मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज। अब यहाँ से ये देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी ओम्स लॉ को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इस ग्राफ का कंक्लूजन बताना है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 तरह के वायर हैं पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। आप सभी इसको बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।